प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी के टॉपिक पर बात करेंगे। अंग्रेजी सेकंड पेपर में टेंस के बारे में। टेंस मीन्स होता क्या है, काल होता है। तो टेंस मीन्स काल होता है। टेंस की डिटेल वीडियो आज हम मतलब बात करेंगे इस पर, डिटेल वीडियो पर। तो टेंस मीन्स काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है क्या, पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के हो गए। इन 3 प्रकार के टेंसों में 4 पार्ट इन तीनों के होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे टेंस मीन्स क्या होता है तो आप बताओगे काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट का होता है भूतकाल, और भैया फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्य काल। अब इन तीनों के 4 रूप होते हैं। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट। पहला होता है इंडेफिनिट, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। जो टेंस मीन्स काल होता है, टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसका मतलब वर्तमान काल, दूसरे का नाम भूतकाल, तीसरे का नाम भविष्यकाल। इन तीनों के 4 रूप होते हैं। मतलब इनके पार्ट्स जो देखे जाए 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब अगर प्रेजेंट के साथ लिए जाएँ चलो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के साथ लिए जाएँ तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ लिए जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल अगर देखा जाए तो 12 हो गए। तो अब हम चलते हैं पहले टेंस की ओर, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी को आप सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। कहीं कहीं पर आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से मिलेगा, और कहीं कहीं पर ये आपको सिंपल प्रेजेंट के नाम से मिलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानेंगे कैसे? कि अगर कहीं दिया हो तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो इसे पहचानने के लिए हम लिखेंगे कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, आदि शब्द आते हैं। तो इसकी ये पहचान हो गई कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट रहती है कि सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें या तो काम चल रहा होता है या काम जो है हो रहा होता है। तो काम का चलना या होना पाया जाता है, ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, वह नहाता है, वह पीता है। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसमें देखिए लास्ट में ता ही आ रहा है। पहचान लिखने के बाद आपको रूल नंबर फर्स्ट लिखना चाहिए। रूल फर्स्ट आपका क्या कहेगा, देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके एस या ठीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। क्या करते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। मतलब जैसे कि लिखा हुआ वह जाता है तो ही गोज, तो ही मीन्स वह, गो मीन्स जाना, और ही एक वचन है इसलिए एस या ई एस लगाएंगे, मतलब गोज, ही गोज। इस तरीके से आप रूल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। आपका रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखते हैं। आई वी यू दे, और बहुवचन। देखिए यहाँ पर एक वचन था, ही, शी, इट, और एक वचन, यहाँ आई वी यू दे और बहुवचन। कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इसमें एस या एस मेन वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, जबकि ही, सी, इट और एक वचन वालों के साथ मेन वर्ब में हमने एस या एस लगाया था, जबकि बहुवचन वालों में नहीं लगाएंगे। ध्यान यही रखना है। मतलब जैसे लिखा हो मैं जाता हूँ तो आई गो, जैसे वहाँ वह जाता है तो ही गोज, एस या एस लगाया, लेकिन यहाँ पर आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, लेकिन यहाँ पर ही गोज, सी गोज। इस तरीके से ठीक है। अगर किसी का एक वचन का मतलब जैसे किसी का नाम आ जाए, राम जाता है तो राम गोज, यहाँ पर बहुवचन मतलब वे जाते हैं तो दे गोज, है ना, इस तरीके से। अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है कि निगेटिव वाक्यों में
डू नॉट, डू ऑब्लिक डज नॉट, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ये जो डू ऑब्लिक डज नॉट लिखा है, तो डू कहाँ पर लगाएंगे, डज कहाँ पर लगाएंगे। अगर लिखा हो वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो, वह जाता है, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। अगर तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। तो इसका मतलब कहाँ पर डज लगाएंगे, कहाँ पर डू। तो आपको पता है, अभी हमने एक रूल बताया कि ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, तो वही सेम रूल यहाँ पर होना चाहिए कि ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई एस है ना, और ई एस एक वचन वालों में लगता है, तो एक वचन वालों में जब ई एस लगता है तो डज में ई एस आता है, इसका मतलब ये एक वचन वाले कर्ताओं के साथ लगेगा। मतलब अगर वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं खाती है, या राम नहीं जाता है, सीता नहीं खाती है, हरि नहीं पढ़ता है, एक वचन वालों के साथ क्या होगा, डज का प्रयोग होगा। लेकिन यहीं पर दूसरा रूल हमने बताया था अभी पिछले पिछले पेज पर कि डू नॉट मतलब एस या एस कहाँ पर नहीं प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ताओं के साथ। मतलब आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता आ जाए तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है एस या एस नहीं लगेगा, तो उसके लिए फिर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आप रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू ऑब्लिक डज का प्रयोग, डू ऑब्लिक डज का प्रयोग कर्ता से पहले, मतलब सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहे इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब जिसमें क्या स्टार्टिंग में आएगा उसका उत्तर आप एस या नो में दे सकते हो, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हुआ। लेकिन सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हुआ कि वाई टाइप, डब्ल्यू एच टाइप, मतलब वाई, व्हाट, व्हेन, ये चीज़ें स्टार्टिंग में आए, मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये चीज़ें बीच में आने लगे, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो इसमें करेंगे क्या, डू या डज का प्रयोग कर्ता से पहले करेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, फिर आपको देखते हैं हम कैसे इनके वाक्य बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं हम, देखो पहला होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में होता है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के पास बाद में वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस यहाँ पर एस या ई एस लिखेंगे, और प्लस में ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। देखिए तो सब्जेक्ट, सबसे पहले बात है सब्जेक्ट है यहाँ पर राम, तो यहाँ पर लिखेंगे राम। उसके बाद आता है वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, तो लिखेंगे रीड। उसके बाद एस या ई एस। देखिए अगर कर्ता आपका एक वचन है, मतलब ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, मतलब यहाँ पर एक वचन है इसलिए एस या ई एस लगेगा, तो एस लगा कि एस, तो रीड में एस लगा दीजिए, रीड्स, राम रीड्स। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, राम पढ़ता है, तो राम रीड्स यही हो जाएगा। अगर यहीं पर होता कि राम किताब पढ़ता है, क्या होता, राम किताब पढ़ता है। अगर होता राम किताब पढ़ता है, तो राम ऐसे लिखते सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट क्या हो जाता राम, उसके बाद ऊपर होता क्या, रीड, मतलब क्रिया है रीड, एस या एस में एस लगा देते, रीड्स। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या, किताब, तो रीड्स द बुक, तो राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये बन जाता है। इस प्रकार से पॉजिटिव की स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, एस या एस ऑब्जेक्ट, तो राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, वह पढ़ता है, सीता जाती है। इस तरीके से कोई भी वाक्य आप इसके अनुसार कर सकते हो। फिर आता है एक नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले उसमें भी क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में आता है डू ऑब्लिक डज, प्लस में आता है नॉट, प्लस में आता है वर्ब, और प्लस में आता है ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डू और डज के बाद नॉट लिखा है आपने, नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट आपने लिख दिया, लेकिन इसके बाद वर्ब फर्स्ट के बाद यहाँ पर एस एस लिखा था, लेकिन यहाँ पर एस एस नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा गया, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर डू डज नॉट लगा है जो, तो यहाँ वर्ब फर्स्ट के बाद एस एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर एस एस यूज हो चुका है डज में। अब जैसे यहाँ पर लिखा हो सीता नहीं जाती है, सीता नहीं जाती है ये लिखो, या लिख दो सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता स्कूल नहीं जाती है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मतलब करता यहाँ पर है क्या, सीता, तो आप सीता लिखोगे। सीता के बाद डू या डज लगाओगे, तो डू लगाएं कि डज लगाएं, ये आपको मैंने पहले रूल में बता रखा था कि एस या ई एस वहाँ लगता है जहाँ ही सी इट और एक वचन हो, तो ही सी इट और एक वचन मतलब एक वचन मतलब सीता, देखिए एक औरत हो सकती है, लड़की हो सकती है, तो एक वचन के लिए एस या एस लगना चाहिए, एस या ई एस लगेगा, इसका मतलब ये पार्ट इसमें लगना चाहिए। तो सीता के बाद में क्या लगेगा, डज, क्यों, क्योंकि यह एक वचन है, एक वचन के साथ डज लगता है, और बहुवचन या आई वी यू दे और बहुवचन के साथ डू लगता है, तो सीता डज के बाद में अब नहीं है इसमें, तो इसलिए नॉट, सीता डज नॉट। वर्ब का मतलब जाना, जाता का मतलब गो, तो सीता डज नॉट गो। अब एस या एस यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लग चुका है, अगर यहाँ पर नहीं होता तो तब यहाँ गो लिखा जाता, लेकिन यहाँ डज हो चुका है इसलिए यहाँ गो ही होगा। अब ऑब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर स्कूल है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, मतलब सीता ऐसे लिखेंगे और डज नॉट भी ऐसे लिखेंगे,
सीता डज नॉट, गो भी एज इट इज यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद गो अब टू स्कूल हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका दिया है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो यहीं तक लिखिए, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ दे दिया गया तो यहाँ तक लिखेंगे। अब एक और आता है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में करते क्या है, डू ऑब्लिक डज सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट आप लिखते हैं, डू ऑब्लिक डज के बाद में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। प्लस में अगर निगेटिव वर्ड भी है साथ में तो नॉट लिखेंगे यहाँ पर, और अगर निगेटिव वर्ड नहीं है तो ये नॉट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक, तो सीता डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस का वर्ब लिखेंगे, प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस का ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस का क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस बार लगाएंगे। जैसे आप लिख सकते हो कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसका क्या वाक्य बनेगा, सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, तो डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे, ये सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट यहाँ आई वी यू दे में से या बहुवचन में से है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू, क्योंकि मैं मतलब आई के लिए आप क्या लगाओगे, डू। अगर ही सी या एक वचन होता तो यहाँ पर क्या लगाते, डज। तो यहाँ पर हो जाएगा डू के बाद में सब्जेक्ट का मतलब आई, डू आई, फिर निगेटिव तो है नहीं। अगर यहाँ पर होता क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो नॉट भी लगाते, डू आई नॉट, है ना, लेकिन निगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या डू आई और वर्ब है जाना, डू आई गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। यही आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अगर यहीं पर आपको अथवा में दे दिया जाए कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तब देखिए यहाँ नेगेटिव भी साथ में इंट्रोगेटिव भी। तब इसके लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले डू के बाद में क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद में अब आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना चाहिए, नॉट, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल। यही आपका फाइनल बन जाएगा, डू आई नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक और इंट्रोगेटिव आता है, जैसे यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में आ जाए तब यहाँ पर डू या इसके मतलब जो भी दिया होता है हेल्पिंग वर्ब उससे काम चलाते हैं, लेकिन अगर यही क्या बीच में ले आए, मतलब मैं क्या स्कूल जाता हूँ या